Welcome friends, welcome to new concept of in momentum, okay, in linear momentum। हमने पिछले वाले एपिसोड में जाना कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, ओके, और इस वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है। मान लो ये एक सिस्टम है जो कई पार्टिकल्स से मिलके बना है, यानी इट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसके पहले हमने सिंगल पार्टिकल लिया था। अभी हमारे पास सिंगल पार्टिकल सिस्टम इसके पहले हमने जाना था, इसके पहले वाले एपिसोड में। अभी हमारे पास ढेर सारे मास हैं। ठीक है, तो ये है सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। ये पहला पार्टिकल है, इसका मान लो मास m1 है, ये दूसरा m2 है, ये तीसरे का m3 है, m4 है, m5 है, m6 है, m7, m8, m9। ऐसे ही आप बहुत सारे पार्टिकल्स ले सकते हैं। ठीक, तो मान लो कि ये सारे मास हैं m1, m2, m3, m10 और भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, पहले वाले की वेलोसिटी मान लो है v1, दूसरे वाले की वेलोसिटी है v2, तीसरे वाले की है v3 है, ऐसे ही चौथे वाले की मान लो वेलोसिटी है v4, सिमिलरली v5, ऐसे ही 10 तक। ठीक है, तो ये एक तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब इस सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। समझ में आ गया ना? तो टोटल जो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो आप जानते हैं कितना होगा? वो पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, तीसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली अगर हमने 10 लिए हैं तो 10वें पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, सभी का सम, नॉट अलजेब्रिक सम बट वेक्टर सम, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। लीनियर मोमेंटम आप जानते हैं कितना होता है? मास और उसकी वेलोसिटी। तो हर पार्टिकल का अलग अलग मोमेंटम निकाल के अगर हम जोड़ते हैं तो हमको पूरे इस सिस्टम का, ये जो पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का हमको लीनियर मोमेंटम मिल जाता है, नेट लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का। और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, जानते हैं ना? इतना समझ में आ गया? अभी इसके पहले हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वहाँ पर ऐसे ही अगर कोई एक सिस्टम है जिसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, m1, m2 ऐसे m10 तक, तो ये अलग अलग पार्टिकल तो हैं, लेकिन उनका एक सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ पर ये माना जाता है कि सारे पार्टिकल जो हैं उनका टोटल मास उस पॉइंट पर हम मान सकते हैं कि उस पॉइंट पर होता है। ठीक है, जानते हैं ना? इसका हमने इसके पहले आपको सेंटर ऑफ मास बहुत डिटेल में समझाया है, उसके हर कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर इस सिस्टम का कहीं पर सेंटर ऑफ मास है, कहीं पर एक सेंटर ऑफ मास है, तो उस सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी vcm है, तो vcm मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी इस पूरे सिस्टम के
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये तो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स था जिसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं, तो m1 m2 m3 से लगा के ये m10, ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं और इनकी अलग अलग वेलोसिटी है v1 v2 v3 करके। अब हम इस पूरे सिस्टम का जो एक सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी हमको पता है कैसे निकाली जाती है, m1 v1 प्लस m2 v2, अगर आपको याद हो सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ाया था, और डिवाइडेड बाय सारे मासेस का सम यानी m टोटल मीन्स m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 ऐसे करके, यानी मास ऑफ द टोटल सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी ये होगी। जरा इसको इधर ले आओ तो वही बात हो गई कि m सिस्टम और v cm, यानी सेंटर ऑफ मास का जो टोटल मोमेंटम होगा वो पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम, डॉट डॉट डॉट, और ये 10th पार्टिकल का मोमेंटम। अगर हम इसको इधर लाओ पहले एक बार, पूरे सिस्टम का मास VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, सेम चीज दिख रहा है, एंड m10 v10। इसको अगर आप टाइम के साथ डेरिवेट करो तो क्या आएगा, m सिस्टम dVCM बाई dt, और ये क्या आएगा m1 dV1 बाई dt प्लस m2 dV2 बाई dt प्लस डॉट 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 प्लस m10 dV10 बाई dt। वेलोसिटी का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एक्सेलरेशन, और मास और एक्सेलरेशन मीन्स ये पहले पार्टिकल पर नेट फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, फिर दूसरे पार्टिकल का पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, फिर ये धीरे धीरे आप इधर समझ सकते हैं कि ये 10वें पार्टिकल पर यानी 10th पार्टिकल पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये सब इधर ये क्या आया, ये इधर टोटल आया, पहले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, दूसरे पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, तीसरे पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, और टोटल 10वें यानी 10th पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स एक्सटर्नल, यानी ये हुआ टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। और ये हुआ एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। या कह सकते हो इसी को m सिस्टम, और ये था dV बाई dt ऑफ द CM, d बाई dt बाहर निकाल लो, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और ये VCM, और ये क्या है, ये पूरे सिस्टम का जो पूरा जो सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है। m सिस्टम मीन्स पूरे सिस्टम का मास, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मास और वेलोसिटीज इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम। होल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ये उसका लीनियर मोमेंटम है। यानी इससे क्या निकला
कि अगर हमारा कोई सिस्टम है जिसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, यानी ये सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो उस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, अगर सेंटर ऑफ मास पे माना जाता है ना कि सारे पार्टिकल्स का जो टोटल मास है उसी पॉइंट पर होता है, ऐसा माना जाता है, तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो होता है वहाँ का जो एक्सेल का जो लीनियर मोमेंटम होता है, अगर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए तो वो पूरे सिस्टम पर लगने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। समझ में आया? और अगर किसी ऐसे सिस्टम पर जिसमें कई पार्टिकल हों, उस सिस्टम पर अगर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी अलग अलग पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, यानी इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर मान लो 0 है, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ द समथिंग इज 0, देन दैट थिंग इज द कांस्टेंट। ये तो आप जानते ही हो, तो ये बात भी आप याद रखें कि अगर कोई बहुत से पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम है और उस पर नेट फोर्स 0 काम कर रहा है एक्सटर्नल, तो उस पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं। देखो, देखो उसकी ओर ध्यान मत दो, बॉक्स की ओर, पहले इसकी ओर ध्यान दो। ये एक आइसोलेटेड बॉक्स है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक आइसोलेटेड बॉक्स है, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं वो इसी बॉक्स के अंदर हैं, और ये चारों पार्टिकल 1 2 3 4, ये एक सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स है, इसमें 4 मास है अंदर, 1 2 3। ये अभी एकदम रेस्ट में है, मान लो अभी एकदम क्या है, अभी एकदम रेस्ट में है, यानी इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0, यानी इस मास की वेलोसिटी 0, इस मास की वेलोसिटी 0, इस मास की वेलोसिटी 0, और इस मास की भी वेलोसिटी 0। और सिंस ये पार्टिकल सारे रेस्ट में है और इन सबकी वेलोसिटी 0 है, तो इसका सिस्टम का जो नेट मोमेंट लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होता है, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, तीसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, यही तो होता है। सिंस सभी वेलोसिटी अगर 0 थोड़ी देर के ले लें, ये सभी 0 है, तो यानी पूरे सिस्टम का नेट जो लीनियर मोमेंटम निकला वो 0 निकला। अभी पहले मान लेते हैं सारे रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई पार्टिकल में मोशन नहीं है, सब रेस्ट में है, तो इसका मतलब हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम 0 है, तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 है। करेक्ट? देखो, हमने इस पर कोई एक्सटर्नल सिस्टम पर हमने कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं लगाया। मान लो कि हमने इस पर अभी पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, बिल्कुल हम फोर्स नहीं लगा रहे, हम केवल इसको हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट, यानी एनर्जी दे रहे हैं, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं।
इस सिस्टम को हमने एनर्जी देना शुरू किया। देखना अभी पहले इस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम 0 था, हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया था, याद रखना अभी 0 था, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, हमने सिर्फ इसको काफ़ी एनर्जी दी। और मान लो ये पहला पार्टिकल v1 स्पीड में आ गया, भाई एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी दे दी, मान लो वो एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी सब पार्टिकल्स को, तो ये आ गया v1 स्पीड में, ये आ गया v2 स्पीड में, ये आ गया v3 स्पीड में, और ये आ गया v4 स्पीड में। v1 v2 v3 v4 वेक्टर वेलोसिटी नॉट से स्पीड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दिया और इनमें वो और जो एनर्जी दी हमने हीट के फॉर्म में दी, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, इस सिस्टम पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, हमने उसको एनर्जी दे दी। अब वो एनर्जी हमने हीट के तौर पे दी या किसी तौर पे दी, लेकिन हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अब ये सब मोशन करने लगे, इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, अगर इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो, इसका m3 ले लो, इसका m4 ले लो, तो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m1 v1, इसका m2 v2, इसका m3 v3 और इसका m4 v4। अब आप कहेंगे कि इनमें तो लीनियर मोमेंटम जनरेट हो गया सिस्टम में, लेकिन अभी तो आपने बोला था कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं बाहरी सिस्टम पर, तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन सर अभी दिख रहा है कि सब में मोशन हो रहा है, यानी m1 v1 हो गया, यानी ये मोमेंटम आ गया, ये मोमेंटम आ गया, ये मोमेंटम आ गया, तो कैसे अब रहेगा पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही था कि अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। पहले उसका लीनियर मोमेंटम 0 था, सारे पार्टिकल रेस्ट में थे, हमने कोई फोर्स नहीं दिया लगाया एक्सटर्नल, हमने सिर्फ हीट दी, ये मोशन करने लगे। तो अभी आप समझोगे ना कि इनमें लीनियर मोमेंटम जनरेट हो गया, वेलोसिटी आ गई, जनरेट होने लगा, तो आप सोचोगे ना कि सिस्टम में तो लीनियर मोमेंटम कुछ हो गया, 0 नहीं रहा, यानी लीनियर मोमेंटम से 0 से कुछ चेंज हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी अभी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अभी भी 0 रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लेकिन ये सब मोशन सब कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट था कि कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो क्या होती है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब ये कि अगर हमने इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है और इसके पहले इसका लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 था, क्योंकि हर पार्टिकल रेस्ट में था, तो अगर हमने इसको सिर्फ हीट दी है और ये सारे मोशन कर रहे हैं, तो अभी भी ये सिस्टम का मोमेंटम 0 होना चाहिए। बट कैसे होगा? तो सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होता है वो होता है पहले का पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम प्लस तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम प्लस ऐसे ही m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अभी भी 0 आएगा। कैसे आएगा? कि पहले पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो उसको मान लो हम वेक्टर ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ से शुरुआत किया है ए से, और ए भी वेक्टर मान लो है पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम।
दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, ये है पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, उसको हम ए बी होगा। फिर दूसरे पार्टिकल में जो लीनियर मोमेंटम जनरेट होगा ना, वो कुछ ऐसे हो सकता है, बी सी हो सकता है। तीसरे में जो जनरेट होगा वो कुछ ऐसे जाएगा कि वो बी डी हो सकता है, और जो चौथे में जो जनरेट होगा वो कुछ ऐसे होगा, जो वापस वेक्टर उसी पॉइंट पे ले आएगा। यानी भले ही उन पार्टिकल्स में अलग अलग वेलोसिटी जनरेट हो गए हों, उनमें अलग अलग लीनियर मोमेंटम जनरेट हो गए हों, लेकिन जब उनका हम वेक्टर सम करेंगे तो नेट जो वेक्टर जो आएगा टोटल सिस्टम का, वो अभी भी जीरो ही रहेगा, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आप वेक्टर को भली भांति जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। हीट देने पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनमें इस तरीके से वेलोसिटी जनरेट होगी, जो कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं, तो पूरे सिस्टम में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी जीरो है तो वो अभी भी जीरो रहेगा। अंदर जो भी वेलोसिटीज अलग अलग पार्टिकल्स में जनरेट होंगी, वो कुछ ऐसे होंगी कि उनका जो अलग अलग जो लीनियर मोमेंटम आएगा, उनको जब आप वेक्टोरियली यानी वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे तो वापस नेट जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो जीरो ही मिलेगा। यानी अभी भी लीनियर मोमेंटम सिस्टम का हमको जीरो ही मिलेगा, अगर हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लगाया। ये था लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और ठीक है, अगर कोई सिस्टम है उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, तो पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो अलग अलग पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, और पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो होगा पूरे सिस्टम का मास और उसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के इक्वल, या कह सकते हो कि पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के, जैसे अलग अलग पार्टिकल का होता है। और पूरा कह सकते हो कि पूरे सिस्टम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो सारे पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल। अच्छा, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको न्यूटन का थर्ड लॉ पता है कि अगर इन दोनों पार्टिकल के बीच में कोई इंटरनल फोर्स होगा तो जितना ये इस पे लगाएगा वो उतना इस पे लगाएगा, तो इंटरनल फोर्स आपस में मतलब नलीफाइड हो जाते हैं, यानी वेक्टोरियली जुड़ के नल वेक्टर बनाते हैं, यानी कैंसिल हो जाता है, तो उनको पिक्चर में नहीं लिया जाता है। तो हमेशा सिस्टम पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स लिया जाता है। ठीक है, टोटल नेट फोर्स। आई थिंक आपको ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहीं पर है तो उसका लीनियर मोमेंटम टोटल कैसे निकाला जाता है, वो एक्सटर्नल फोर्स पर कैसे डिपेंड होता है, और एक्सटर्नल फोर्स जो टोटल होता है सिस्टम पर वो अलग अलग पार्टिकल पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम होता है। यानी पहले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, दूसरे पर लगने वाला फोर्स और सब पे लगने वाला फोर्स जो है उसको अगर वेक्टर सम करोगे तो नेट फोर्स आएगा, वो आप जानते हो। ठीक है, और पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर उस सिस्टम पर पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नली फोर्स कोई भी एक्सटर्नली फोर्स न लगाए। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए और उसको अच्छे से समझ कर रखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। हालांकि आप थोड़ा बहुत उसके बारे में आप जान ही गए हैं, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम यहीं से कि अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, ठीक है, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है।
एक चीज और देखा, यहाँ एनर्जी कांस्टेंट नहीं थी। देखो इसकी जो एनर्जी थी इस सिस्टम की इससे ज़्यादा है, क्योंकि हमने एनर्जी दी तब ये यहाँ से ये बन गया। तो एनर्जी का कंजर्वेशन जो नहीं हुआ इस सिस्टम की ये जो सिस्टम है एनर्जी मिलने के बाद, हीट मिलने के बाद, अब इसकी एनर्जी पहले वाले से ज़्यादा है, लेकिन लीनियर मोमेंटम अभी भी कांस्टेंट है। तो लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है एक्सटर्नल नेट फोर्स पर, एक्सटर्नल नेट फोर्स पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और हम लीनियर मोमेंटम के बारे में थोड़ा और सीखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।